नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार में गांधी मैदान से शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात की चर्चा जोरों पर है कि डिप्टी सीएम, 3 डिप्टी कौन होंगे। 3 डिप्टी की बात चल रही है, जबकि 2 पहले से डन हो गए। क्या वाकई में तीसरे डिप्टी का चुनाव होने वाला है और क्या तीसरा डिप्टी सीएम चिराग पासवान की पार्टी से होगा, इस बात की चर्चा है। क्या है चर्चा, ये हम जानेंगे। चिराग पासवान ने डिप्टी सीएम के लिए क्या कोई वाकई में शर्त रखा है, बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी समेत कुछ और दिग्गज नेता हार के बाद क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, उन बड़े नेताओं के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे तेज प्रताप यादव पर। उन्होंने कहा है कि आरजेडी या तेजस्वी यादव पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि अगर नहीं संभले तो 25 से 5 पर आ जाओगे। इसका इशारा क्या है और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर हैं। सर, पहला सवाल यही है कि शपथ से पहले चिराग पासवान क्या वाकई में उप मुख्यमंत्री की शर्त रख रहे हैं, और जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से क्या डिप्टी सीएम एक पोस्ट उनको मिलने की संभावना है? देखिए अंकित, आप खुद देख रहे हैं कि जिस तरह का मैं देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे कि जिस तरह का मैंडेट है उसमें कोई अब एनडीए में बार्गेन कर सके उसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। बार्गेन करने की स्थिति है भी तो नीतीश कुमार की ही है, उसके अलावा किसी और की स्थिति है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान तीसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पार्टी के नेता, जिन पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अरुण भारती को बना पाएंगे? देखिए, अरुण भारती काबिल भी हैं, कैपेबल भी हैं, विदेश में उन्होंने पढ़ाई भी की है, फैमिली बैकग्राउंड भी है, और चिराग पासवान के वो सगे बहनों ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो सारा क्वालिफिकेशन है जिस वजह से चिराग पासवान उन पर भरोसा जताएं, उन पर आशान्वित रहें और उनको मौका दें, क्योंकि एजुकेशनली भी अरुण भारती किसी से कमज़ोर नहीं है। और अगर जहाँ तक पावर स्ट्रक्चर का सवाल है तो उसमें भी वो आप देख लीजिए, उनकी माताजी मंत्री रही हैं, फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा है कि उन्होंने पावर कॉरिडोर में अपना अच्छा खासा समय बिताया होगा, तो एक अनुभव भी उनके पास है। पर सवाल यह है कि जो पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री है, डायनेमिक्स है, जो बिहार में चल रहा है, उसमें तीसरे उप मुख्यमंत्री की जरूरत है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। चिराग पासवान जरूर चाहेंगे, पर तीसरे उप मुख्यमंत्री की जगह मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रही है। और बीजेपी क्यों चाहेगी कि तीसरे उप मुख्यमंत्री के लिए एक रास्ता खोला जाए? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस तरीके से चाहेगी, क्योंकि तीसरा उप मुख्यमंत्री किसी और पार्टी से होगा, घटक दल से होगा तो वो एसर्टिव होगा, और एसर्टिव होगा तो वो दिक्कत पैदा करेगा गवर्नेंस के लिए। इसलिए मुझे नहीं लगता ना नीतीश चाहेंगे ना बीजेपी चाहेगी, और तीसरे उप मुख्यमंत्री के लिए कोई जगह मुझे दिखाई पड़ रही है, ये बात आप जान लें। हाँ, हमें भी कुछ सूत्रों से कई जगह से ये बात मालूम चली है कि चिराग पिच कर रहे हैं। पिच करना अलग बात होता है, क्योंकि ऐसे अवसर पर आप पिच ही करते हैं, पर मिलना क्या होता है ये गठबंधन के इंटरेस्ट में देखा जाता है। बड़े घटक दल क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अमित शाह आज आ तो रहे हैं, वो नीतीश कुमार से मिलेंगे, कल शपथ ग्रहण होगा, कल बड़ी बात होगी। तो अमित शाह गृह मंत्री का आना, बीजेपी के चाणक्य का आना, प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद मंत्री का बिहार में आना और नीतीश कुमार से मिलना, इसका मतलब है कि सारा जो फॉर्मेलिटीज है उसको एक मूर्त रूप दे दिया जाएगा। बातें फाइनल हो चुकी हैं, बस उसको टिक मारा जाना है, और कुछ कहीं पे जो संदेह होगा या जो कहीं पर कुछ हिच होगा उसको दूर करने का प्रयास कर लिया जाएगा। और फिर कल ये लोग ओथ ले रहे होंगे, और आप देख रहे हैं कि 2 नेताओं पे, जो 2 पुराने नेता हैं, एक अगड़ी जाति से, एक ओबीसी से, उन दोनों पर विश्वास जताया गया है, वो दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो गया है। इसलिए अगर आप पूछेंगे चिराग ऐसा चाह रहे हैं तो निश्चित चाहेंगे। चिराग क्यों नहीं अपनी पार्टी से उप मुख्यमंत्री का पद चाहेंगे? चिराग जिनके नाम को आगे कर रहे हैं वो किसी से कम कैपेबल नहीं है, ये भी सच बात है। पर बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में सब कुछ कैपेबिलिटीज पर ही नहीं मिलता। राजनीति में कई बार आपको हिस्सेदारी, भागीदारी तब मिलती है जब आप सही मौके पर चौका मारना जानते हो। अभी इस तरह का मौका नहीं दिखाई पड़ता है
कि बीजेपी हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो एलजेपीआर के सामने घुटने टेक दें और उप मुख्यमंत्री का पद दे दें। अरे 203 सीट लेकर के बैठे हुए हैं। आप रोज सुन रहे हैं कांग्रेस टूटने को तैयार है, आरजेडी टूटने को तैयार है। तो आखिरकार ये 19 विधायक लेकर के इस तरह की स्थिति में नहीं है कि सरकार पर प्रेशर डाल दे। हाँ, प्रेशर डालने की स्थिति में होते तो उप मुख्यमंत्री पद मिल ही गया होता, लेकिन मुझे फिलहाल ऐसी स्थिति दिखाई नहीं। एक चर्चा इस बात की है कि होम मिनिस्ट्री पर चर्चा है कि क्या होम मिनिस्टर ये मंत्रालय अपने पास नीतीश कुमार खुद रखेंगे इस बार भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी इसको लेकर कुछ बार्गेनिंग। देखिए, आपको एक बात बता दें, होम मिनिस्ट्री हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा है, होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, ये बात आप जान लीजिए। अब जो बातें छन करके सामने आ रही हैं वो ये है कि भाई स्पीकर पद बीजेपी के पास होगा, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के पास होगा, यही होने जा रहा है। होम मिनिस्ट्री अब कहीं और छिटक जाएगा, इसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, ये बात आप जान लीजिए। और मेरे पास जो जानकारी है वो यही है कि नीतीश कुमार के पास जैसे होम मिनिस्ट्री पहले था वैसे ही होम मिनिस्ट्री रहेगा। चलिए ठीक है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, और प्रशांत किशोर बोल भी रहे हैं कि हम फिर से तैयारी करेंगे, राजनीति में दूसरी तरीके से तैयारी करेंगे। तो प्रशांत किशोर क्या तैयारी कर सकते हैं और अब क्या करेंगे? मुकेश सहनी की हार हुई है, एक भी सीट नहीं है, मुकेश सहनी क्या करेंगे? इन लोगों को क्या है अब फ्यूचर? देखिए, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर का फ्यूचर क्या है। इस बात को आप समझिए। जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है, तो मुकेश सहनी अब अभी से ही कहना शुरू कर दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में सरकार बनाएंगे और एनडीए को पटक देंगे। ये सारी बातें वो कह रहे हैं, पर ये हमें समझना पड़ेगा कि कहना एक और बात होती है और करना कुछ और होता है। आपको ये बात पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो मैं चाहूंगा कि आपके जरिए दर्शकों को ये बात बता देना चाहिए कि 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए थे, उसी समय विनोद तावड़े को बिहार भेजने की प्लानिंग हो गई थी और फैसला ले लिया गया था। अब जरा सोचिए कि पार्टी 2025 की तैयारी कब से कर रही है? 2022 से कर रही है, और एक अपने मजबूत संगठनकर्ता को कहां भेज रही है? तो बिहार भेज रही है। तो बीजेपी की प्लानिंग इस तरीके से होगी। बीजेपी की प्लानिंग 27 के लिए चल रही होगी, 29 के लिए चल रही होगी। ये सब अभी रिलैक्स करेंगे क्योंकि चुनाव में थक गए होंगे, जीते भले ही नहीं है, लेकिन कुछ दिन कूल होंगे, रिलैक्स करेंगे, और फिर जब चुनाव पास आएगा तो आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। बीजेपी 24/7 365 डेज एक्टिव दिखाई पड़ती है। ये सच बात है कि पार्टी जब सत्ता में हो, और वो भी केंद्र में हो और कई राज्यों में सरकार हो, तो उसके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं होती है। ये एक बड़ा एडवांटेज सत्ताधारी दल को होता है, पर नेताओं का वो माइंडसेट भी होता है कि वो 24 घंटे किस तरीके से सोचता है। अब आप सोचिए कि जहां प्रधानमंत्री हो, जहां गृह मंत्री हो, जहां तमाम ऐसे कार्यकर्ता हों, संगठनकर्ता हों, जो 24 घंटे 365 दिन इसी तरीके से सोचते हो, तो आप समझ लीजिए कि उनके पास कितना बड़ा रिसोर्सेस खड़ा होता है, कितनी बड़ी चीजें होती है। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर भी देखिए फाइटर हैं, पिछले 3-3.5 साल से बिहार की सड़कों पर थे, गांवों में थे। देखिए, उनके मुद्दे तो प्रभावी दिखे हैं, लोगों की इच्छाओं में दिखे वो, पर वोट में तब्दील नहीं हो पाए। आप समझ रहे हैं, लोगों के मन में वो थे, जेहन में थे, पर वोट में तब्दील नहीं हो पाए क्योंकि वो नई पार्टी थी। लोग उनकी चर्चा कर रही थी, लेकिन जब लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि ये लड़ाई में नहीं है, तो उनको पसंद करने वाले लोग भी लड़ाई में रहने वाली 2 पार्टियों को समर्थन देने लगे। मैं आपको बता सकता हूं, चेरिया बरियारपुर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप इस बात को जान लीजिए। केसी सिन्हा इसके बहुत बड़े उदाहरण है, कुमरार, पटना, ये बहुत बड़े उदाहरण है। मैं पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, प्रशांत किशोर अभी भी जीवंत हैं, उनकी चर्चा होगी, उनके नाम की चर्चा होगी, उनके मुद्दे की चर्चा होगी, लेकिन सवाल यह है कि उनके उम्मीदवार चर्चा करने लायक थे क्या? ये एक बड़ा सवाल। इसी से मेरा सवाल है कि जैसे केसी सिन्हा की जब आपने बात किया, तो केसी सिन्हा को जो वोट मिला भी है
वो कायस्थों का और उनकी जात के नाम पे मिला है कि प्रशांत किशोर के नाम मिला है? मनीष कश्यप को जो वोट मिला है वो 4-5 साल के मनीष कश्यप के, क्योंकि 2020 में मनीष कश्यप उसी सीट से लड़े थे, उसका वोट है या पीके का वोट है? क्योंकि बाकी सीटों पर बहुत कम वोट है इनका। देखिए, इस बात को सीधे तरीके से सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल है। जाति सच्चाई है, इसको भी आप दरकिनार कर नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है कि केसी सिन्हा भाई जनसुराज पार्टी से आए तभी तो उनकी चर्चा होगी ना। जाहिर सी बात। ठीक है, अगर कोई और कायस्थ आ जाता तो उसकी चर्चा तो होती नहीं, या केसी सिन्हा किसी और पार्टी से खड़े हो जाते जो कि बड़ी पार्टी नहीं है। देखिए, दो पुराना गठबंधन तो नोन है, उससे कोई खड़ा होता उसकी चर्चा होती, पर केसी सिन्हा का नाम ही अगर इतना भारी होता, केवल भारी होता और पार्टी जनसुराज नहीं होता, तो क्या उनके नाम की चर्चा भी होती कि वो लड़ाई में कहीं है? नाम की बात होती कि क्या हुआ, केसी सिन्हा क्यों आ गए हैं, पर आप और हम उनके बारे में बात कर रहे नहीं होते। जहां तक मनीष कश्यप का सवाल है तो दोनों फैक्टर काम करता है। मनीष कश्यप का नाम है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मनीष कश्यप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, लेकिन कोई वोट देता है तो वो ये भी देखता है कि प्रत्याशी का नाम भी हो और साथ ही साथ वो किस प्लेटफॉर्म से लड़ रहा है, कौन सी पार्टी से लड़ रहा है, कौन सी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। ये जीतेगा तो किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, प्रदेश में किसकी सरकार होगी। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आखिरकार ये उम्मीदवार को वोट देना है या नहीं देना है। आपको क्या नहीं लगता कि अगर नीतीश कुमार चेहरा नहीं होते तो इतना भारी भरकम मैंडेट तो नहीं आता? अगर प्रधानमंत्री मोदी चेहरा ना हो लोकसभा चुनाव में तो इस तरह का मैंडेट 15वें साल भी तो नहीं आता। इस बात को आप समझ लीजिए। तो चेहरा मैटर करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म भी मैटर करता है, दल भी मैटर करता है, क्योंकि दल एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। हाँ। तो मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर के लिए बड़ी चुनौती होगी। कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करें और सरकार जब कुछ दिन गवर्न कर लेती है फिर उसके फेलियर को उजागर करें, लोगों के बीच में जाएं, इनके कार्यकर्ता लड़ते हुए दिखाई पड़े और बड़ी बात यह है कि जो कहें वो कर करके दिखाएं। कई जगह पर प्रशांत किशोर भी मेरी नज़र में गलत होते दिखे। मैं आपको बता सकता हूं, उन्होंने कहा कि ये सारे चोर हैं, ये सारे वो हैं, मैं इनको कोर्ट में घसीटूंगा। कोर्ट में घसीटते कहीं नजर नहीं आए, और नजर आए तो लोगों को पता नहीं चल पाया। जहां तक सवाल है कि वो कई सारे नेताओं को चोर कह रहे थे, कुछ का उन्होंने चिट्ठा खोला, उसके बाद फिर चुप हो गए, वो बात इनकी दब गई, कहीं सुनाई नहीं पड़ी। तो ऐसा लगा जैसे प्रशांत किशोर चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या, किसी का नाम बदनाम कर रहे हैं क्या, जबकि शुरुआत में लोग इनको सिर आंखों पे ले रहे थे। ये जब बात कर रहे थे तो हम आप सब लोग न्यूज चैनल से लेकर के सड़कों पर इनकी चर्चा हो रही थी, लेकिन आपने देखा होगा जो जो चुनाव नजदीक आता गया ये सारी बातें गुम पड़ती गई। आखिरकार दिलीप जायसवाल के खिलाफ, उन 100 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बहुत सारे जो कच्चे चिट्ठे थे वो कहाँ रह गए, वो क्यों नहीं निकाला जा सका? क्या अभी फिर वो निकालेंगे तो उसकी चर्चा तो होगी, फिर से विश्वसनीयता तो कायम होगा। लेकिन पहली बार में भी प्रशांत किशोर को इतना वोट मिल जाना, हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कम है। बहुत बड़ी संख्या में उनको वोट मिला है। जहां तक मुकेश साहनी का सवाल है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि साहनी वोट साफ तौर पर उनसे खिसकता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले वो खुद कभी नहीं जीते हैं, लेकिन अब उनके 2-4 विधायक जीतते थे, इसमें एक भी विधायक जीत नहीं पाया। और गौरव बौड़ाम में तो ये हालत हो गई कि उन्होंने अपने भाई के नाम को विड्रॉ कर लिया। साहनी इस कदर नाराज हो गए कि बीजेपी को वोट दे दिया। तो अब चर्चा ये होगी कि साहनी ओरिजिनली वोटर्स एनडीए के हैं, ना कि मुकेश साहनी के हैं। इसलिए मुकेश साहनी को इसको प्रूफ करना पड़ेगा, अपनी लीडरशिप बचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर साहनी नहीं करेंगे तो स्थिति मुझे बेहद खराब दिखाई पड़ रही है। इसलिए प्रशांत किशोर और मुकेश साहनी दोनों के लिए चुनौती बड़ी है। मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने जैसे गांव-गांव घूम करके अपने नाम को बड़ा किया, लोगों के दिमाग में घुसाया,
अब हर मुद्दे को लेकर के इनके कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर जूझते नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों के दिलो दिमाग में वो रजिस्टर होंगे और जब अगला चुनाव होगा तो परिणाम आपको उनके पक्ष में भी दिखाई पड़ सकते। एक अवसर तो प्रशांत किशोर को साफ साफ दिख रहा होगा कि विपक्ष अब वो बन सकते हैं। मात्र 25 सीटों में आरजेडी आ गई है और तेजस्वी यादव थोड़े से परेशान हैं, चाहे वो पारिवारिक वजह हो, संगठन की वजह से भी, और जो चाहे अलायंस हो उनका। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का जो स्पीड दिखा है 2-3 सालों में, अभी आप जैसा कि बता भी रहे थे, संगठन और पूरे हर सीट पे, पूरे प्रदेश में उनका जिस तरीके से इम्पैक्ट है, हर सीटों पर लड़ा उन्होंने, तो क्या वाकई में तेजस्वी यादव को कहीं क्रॉस तो नहीं कर देंगे प्रशांत किशोर, या इस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे? देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी की भूमिका हाँ मजबूत? देखिए, अभी प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुला है, ये बात आप जान लीजिए, और विपक्ष की भूमिका में आना बहुत दूर की कौड़ी है। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, उसके सीट्स जरूर कम हुए हैं पर उसके वोट कम नहीं हुए, इस बात को आप जान लीजिए। सीट की संख्या कम होना और चाहने वालों की संख्या कम नहीं होना, इसमें एक आप ये कह सकते हैं वो हारे जरूर हैं पर वो ख़त्म हो गए या कमज़ोर हो गए, इस तरीके से देखना बिल्कुल मुझे लगता मुनासिब नहीं होगा। चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है। कमज़ोर माना जाए कि कमज़ोर भी न माना जाए पहले से? नहीं, देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि जब आपके पास सीटें कम होती हैं तो आप कमज़ोर तो दिखाई पड़ते ही है ना। अरे भाई, 243 में 25 सीट चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए और ठीक 25 सीट आपके पास आया है, तो आप कमज़ोर तो हुए ही हैं। पिछली बार आप लगभग 75 सीट लेकर के बैठे हुए थे, उससे पहले आप 80 सीट लेकर बैठे थे, अब आप 25 सीट पर पहुंच गए हैं। और इसीलिए तो तेज प्रताप कह रहे हैं कि अगर सबको घर से निकाल ही दोगे तो तुम 5 सीट पर आ जाओगे। अगर मैं थोड़ा दिन पहले से बिहार में घूमना शुरू कर देता तो तुम 5 सीट पर आ जाते। सवाल ये है कि ये जो पारिवारिक विवाद है और तेजस्वी यादव का कोर ग्रुप है, इस सब से बाहर कैसे निकलेंगे तेजस्वी यादव? ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है। ये भी उनको कम डैमेज तो कर नहीं रहा है। दूसरी बड़ी बात है जो मैंने आपको कहा और कल भी कहा था कि तेजस्वी यादव के समर्थक तेजस्वी की सभा में जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाता है। यकीन मानिए, मैं बेगूसराय में घूम रहा था और उनका कैंपेन चल रहा था। उनके समर्थक जिस तरीके से मोटरसाइकिल में, वो कौन हिलेरिया कट कहते हैं, जिस तरीके से लोग सड़कों पर कर रहे थे, मैं खुद गाड़ी में था लेकिन मैं हैरान था कि आखिरकार इस तरह का व्यवहार देख करके कोई आम वोटर कैसे वोट कर सकता है। मैं उनकी सभा और भी जगहों पर देखा, 2 जगह पर और भी देखा, और आपको बता सकता हूं लखीसराय में भी देखा। आपको मैं बता सकता हूं कि जिस तरह की भीड़ थी, मैसिव भीड़ थी, लेकिन उनका जो व्यवहार होता था, वो जो कई युवा जिस तरीके से व्यवहार करते थे, मुझे लगता है ये कई पत्रकारों ने इस तरह की बात कही और मैंने भी ये महसूस किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो व्यवहार तेजस्वी यादव के वोट में इजाफा नहीं करता होगा, इस बात को आप जान लीजिए। और वो किसी भी पार्टी का सपोर्टर अगर इस तरह का व्यवहार करता है तो उस पार्टी के वोट में इजाफा तो नहीं हो सकता। हाँ। इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए बड़ी पार्टी के तौर पर अभी भी आरजेडी है। आरजेडी कैन कम बैक एनी टाइम, इस चीज को आप जान लीजिए। हाँ। उनके राजनीतिक कौशल की जरूरत है, बेहतर संगठन की जरूरत है। इस बार जो आरोप लगे हैं कि भाई उनके इर्द गिर्द 3-4 लोग ही तय करते हैं, उनसे बात करते हैं, अगर इस कुकून से बाहर नहीं निकलेंगे तेजस्वी यादव तब तो दिक्कत होगी। क्योंकि राघोपुर में भी दिक्कत हो रही थी, आरोप लगा था इंजीनियर सुनील राघोपुर की जनता को उनसे मिलने ही नहीं देती है। पर इससे बाहर निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है, पिछली बार यही तेजस्वी यादव सत्ता के मुहाने तक पहुंच गए थे ना, बस कुछ 12,000 वोट से पिछड़ गए, अदरवाइज वो मुख्यमंत्री होते। तो मुझे ये लगता है कि एक बार जोरदार तरीके से मेहनत करने की जरूरत है, सड़कों पे उतरने की जरूरत है, जनता से सीधा संवाद कायम करने की जरूरत है, और जो सरकार काम करेगी उसके फेलियर को अगर जनता के बीच में जाकर के बताएंगे तो तेजस्वी यादव को फायदा होगा। खासतौर पर मैं इस संदर्भ में भी कहना चाहूंगा कि अगले 5 साल बाद
नीतीश इस हालत में नहीं रहेंगे कि कम से कम वो कहें कि अब मैं ही मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो मैदान भी तो खाली होगा ना। अब चिराग होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, विजय सिन्हा होंगे, प्रशांत किशोर होंगे, इन सब के बीच में लड़ाई होगी। और इन सब के बीच में अभी भी अगर किसी एक नेता का सबसे बड़ा वोट बैंक है तो वो तो तेजस्वी यादव ही। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। तेज प्रताप यादव अगर ये बात कह रहे हैं कि यही रहा नहीं संभले तो 25 से 5 पर आ जाओगे, तो इसका संदेश क्या सिर्फ परिवार की बात है या फिर वो संगठन से और तमाम जगहों से रिलेटेड भी ये बात कह रहे हैं? देखिए, वो महाभारत की बहुत सारी बातें करते हैं। तेज प्रताप यादव कई बार इतनी सीरियस बातें कर जाते हैं कि लगता है कि क्या ये तेज प्रताप यादव ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से समर्पण का अपमान होगा, समझ गए, तो ये सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही नहीं, पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए जो है इस तरह का सूरत हाल होगा। तो समझिए वो गीता से बात उठा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से बात उठा रहे हैं और बिहार की राजनीति तक पहुंचा दे रहे हैं। तो यही कई बार तेज प्रताप यादव की ये सारी बातें कई बार ये बताने लगती है कि वो कितने आस्था में डूबे हुए हैं, उनको जो है इस तरह के धार्मिक ग्रंथ का कितना ज्ञान है, गीता और इन सब चीज़ों की भी पढ़ाई बहुत अच्छा किए हुए हैं क्या। क्योंकि इस तरह की बात लिखना अपने आप में या बात करना अपने आप में बहुत अजीब गरीब बात होती है, क्योंकि उनका इम्प्रेशन तो इस तरह का है नहीं। एक सीरियस लीडर के तौर पर तेज प्रताप यादव तो जाने नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार इतनी सीरियस बातें कर जाते हैं जो मुझे लगता है कि लोग हैरान हो जाते हैं, मैं भी हैरान हो जाता हूं। पर एक बड़ा मैसेज दे दिए तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को कि भाई जो तुम्हारा समर्पित है, जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा वेल विशर है, अगर उसका ही अपमान करोगे तो उस अपमान का बदला सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं लिया गया है, वो हर जगह लिया गया है जहां जहां धर्म की हानि हुई है, जहां जहां धर्म का ह्रास हुआ है। तो ये तेज प्रताप यादव अपने भाई को मैसेज दे रहे हैं। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव इस बात को ऐसे लेंगे तब तो, क्योंकि लालू परिवार में जिस तरीके का फूट अब सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है लालू प्रसाद बहुत चिंतित होंगे और तेजस्वी यादव को भी चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि सवाल एक पार्टी का है, सवाल सत्ता में वापस आने का है। सालों साल से प्रतीक्षा हो रही है। जो आरजेडी दावे कर रही थी कि आंधी बह रही है हमारे पक्ष में, उस आरजेडी को इस तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर एक इंट्रोस्पेक्शन तो बनता है। तेजस्वी यादव के बारे में ये बात चली कि तेजस्वी यादव ने कहा कि किसको किसको संभालें, पार्टी संभालें कि परिवार संभालें, दुखी मन से। एक लाइन ये चल रहा था, फिर ये लाइन भी चल रहा था कि ठीक है कोई और नेता हो तो उसी को नेता बना दो, हालांकि फिर लालू यादव आए और उनको नेता चुन लिए। तो एक दुख दिखता है तेजस्वी यादव की, ये हार के बाद कहीं ना कहीं वो जूझते दिख रहे हैं चारों तरफ। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी है। आप लगातार हारते हैं, फिर आपके नेतृत्व पर सवाल उठता है। आप लगातार हारते हैं तो फिर आपके कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठता है। आप लगातार हारते हैं तो फिर आपके समर्थक इधर उधर भागने लगते हैं। अभी जो माई कॉम्बिनेशन है, अगर आप हारते रहेंगे तो अब होने लगा ना इस चुनाव में कि यादव टूट गए, मुसलमान टूट गए, फिर अगले चुनाव में आप उस टूटे हुए वोटों को जोड़ पाएंगे क्या? ये भी तो एक सवाल है ना। आपने नए को कुछ ऐड किया, 2 ऐड किया, पर पुराने अगर 6 निकल गए तो अल्टीमेटली आप नुकसान में ही रहे ना। तो इसलिए ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर सोच रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे, और आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल बिहार के इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और फिर कल नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण है, नया मंत्रालय कैसा होगा, नए मंत्री कौन होंगे, और क्या वाकई में डिप्टी सीएम का एक पोजीशन और बढ़ सकता है, इस पे जो चर्चा हो रही है, क्या वाकई में चीज़ें होंगी या फिर अभी जो है वही स्वरूप रहेगा, पुराना स्वरूप रहेगा, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम। प्रशांत किशोर क्या करेंगे और मुकेश सहनी क्या करेंगे, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा चल रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए, देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।